हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज जापान एज अ कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। अब जापान जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज अ सेंटर ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि जापान जो है ये भी बहुत एडवांस डेवलप्ड नेशन है, ये भी यूएसए की पोजीशन को चैलेंज प्रोवाइड करता है। तो चाइना के बाद जापान बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है। टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हम कह सकते हैं रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमी, मिलिट्री, हर एक टर्म्स में जापान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेवलप्ड नेशन है जो इन फ्यूचर यूएसए को रिप्लेस कर सकता है, जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो अपनी ग्रोथ बहुत रैपिडली कर सकता है, बहुत ज्यादा जल्दी ये डेवलप और ज्यादा डेवलप हो सकता है। पहले से ही कहा जाता है कि जापान जो है ये फ्यूचर में जी रहा है, यानी जापान में बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं, काफी ज्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहा है जापान में। और जापान जो है इन फ्यूचर यूएसए की पोजीशन उससे छीन सकता है, वर्ल्ड में नंबर 1 पावरफुल कंट्री जापान बन सकता है, पोटेंशियल है जापान में। तो अब जापान के ही बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान वाज डिफीटेड एंड इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड। इट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। अब जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात की जाए तो जापान जो है ये हारा था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड कैसे हुआ? जब यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी इन दोनों एरियाज पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, उसके बाद जाके वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, सिविलियंस की डेथ हुई जापान में, काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स इसके निकल के आए, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। तो इसी के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जब यूएसए ने गिराए, उसके बाद जापान की हार हुई, जापान की डिफीट हुई, यानी जापान जो है वो हार गया। और इसी के साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो खत्म हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड जापान की डिफीट के साथ हुआ। और उसके बाद जो यूएसए है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा जापान में। जापान पहले क्या किया करता था, बहुत ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रखा था जापान ने। जो जापान है वो अपना एक्सपेंशन करता जा रहा था, अपना रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस में। जापान जो है अपने एक्सपेंशन के लिए उसने अपनी मिलिट्री को भेजा था। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है चाइना का उसे कैप्चर कर लिया था, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज तक पहुंच गया था, म्यांमार तक मिलिट्री पहुंच गई थी, आर्मी पहुंच गई थी जापान की। तो जापान जो है ये अपना एक्सपेंशन कर रहा था, बहुत ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा था जापान। लेकिन अब यही सब रोकने के लिए यूएसए जो है उसने जापान को हराने के बाद अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ाया। और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, उसमें जो यूएसए है उसने आर्टिकल 9 लिखा है, एड ऑन किया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए ने, जिसके अकॉर्डिंग नो अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग जापान जो है वो अग्रेसिव पॉलिसीज का यूज नहीं करेगा। जापान जो है सबसे पहले कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। जापान जो है वो अग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज नहीं करेगा, ऐसे स्टेप्स नहीं लेगा जिससे डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो। वॉर स्टार्ट नहीं करेगा जापान सबसे पहले, ये आर्टिकल 9 में लिखा गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था 1947 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जापान कभी भी वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, जापान फर्स्ट स्टेप नहीं लेगा वॉर स्टार्ट करने के लिए और अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को खत्म कर देगा। जापान एग्रेसिव मेथड्स का यूज नहीं करेगा वॉर्स में, वॉर स्टार्ट करने में। तो ये जो आर्टिकल 9 है वो एड ऑन किया गया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में। किसने किया? यूएसए के मिलिट्री फोर्स ने। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, जापान के इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फ्रॉम 1950s टू 1980s जापान एक्सपीरियंस्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब 1950s से 1980s के बीच में बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ हुई किसकी? जापानीज इकोनॉमी की। पहले मिलिट्री पे फोकस था जापान का, लेकिन जब इस एग्रेसिव पॉलिसी को रोक दिया गया तो धीरे धीरे मिलिट्री से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होते चले गए जापानीज लोग। तो अब जापान जो है वो क्या कर रहा है, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका मेन फोकस रहा। तो 1950 से 1980s के बीच में जो जापानीज इकोनॉमी है वो रैपिडली ग्रो करती है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है जापान का, स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पीरियड पे। और जापान जो है उसको इसी टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा जापान की इसी टाइम पीरियड पे ग्रोथ हुई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, नोन एज द जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल। और जो इस टाइम पे जापान की इतनी ज्यादा रैपिडली ग्रोथ जो हुई, इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर गई, एकदम से सडनली बूस्ट देखने को मिला हमें जापानीज इकोनॉमी में इस टाइम पीरियड पे, तो इसी को कहा गया जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल। मिरेकल यानी कि चमत्कार हो जाना। तो इतनी ज्यादा रैपिडली बूस्ट कर गई इकोनॉमी, जो कभी नहीं कर रही थी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इतनी रैपिडली बूस्ट
नहीं कर रही थी जितनी तेजी से जापान की इकोनॉमी आगे निकल गई। तो इसी की वजह से इसे मिरेकल कहा जाता है, जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो जापान को जाना ही इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से जाता है। जापान इज अ लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रोबोटिक्स। जापान जो है इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ हुई है। जापान जो है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में काफी ज्यादा एडवांस नेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं जापान में। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट कंपनीज का नाम लें तो यहाँ पे जापान में मेनली जो हमारे सोनी, पैनासोनिक, ये सारी जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस है, ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस है जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार्स, व्हीकल्स बनाने के लिए जो कंपनीज होती हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोमोबाइल कंपनीज। जापान जो है वो ऑटोमोबाइल्स के टर्म्स में भी काफी ज्यादा आगे है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है। इंपॉर्टेंट जो फेमस हमारे जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज, उनमें आ जाते हैं टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा। ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है, फेमस कंपनीज हैं जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज की गई हैं। देन रोबोटिक्स, डिफरेंट रोबोट्स बनाए जाते हैं जापान में। आज जापान में होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कहीं भी आप चल जाओ, हर एक फील्ड में आपको रोबोट्स देखने को मिलेंगे। जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे वेटर्स की जगह पे रोबोट्स काम करते हैं। पेट रोबोट्स देखने को मिलते हैं, डॉग्स वगैरह, कैट्स जो हैं ये सब बना दिए जाते हैं, मॉडल रोबोट्स बना दिए जाते हैं। घर में भी काम करने के लिए डिफरेंट रोबोटिक आइटम्स होते हैं। तो रोबोट्स का यूज किया जाता है जापान में बहुत ज्यादा, इसलिए कहा जाता है कि जापान फ्यूचर में जी रहा है। तो जापान जो है इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा तेजी से हुई, साथ ही साथ स्पेशली मेन फोकस किस पे रहा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे। और जापान जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस्ड और बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आता है। ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। 3rd नंबर पे इंडिया आता है और 4th नंबर पे है जापान। 1st नंबर पे यूएसए, 2nd पे चाइना, 3rd पे इंडिया एंड 4th पे जापान। ये कंट्रीज पूरा ऐसे सीक्वेंस में है जहां पे जापान जो है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक पावर, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। जापान जो है वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, और रॉ मटेरियल्स क्योंकि जापान में नहीं पाए जाते हैं इसलिए जापान की मजबूरी है, कंपल्शन है उन गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करवाना। और उन रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करवा के जापान मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और रिलेटिवली हाई प्राइसेस पे जापान उन सभी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देता है, डिफरेंट मार्केट में जाके, डिफरेंट कंट्रीज में जाके एक्सपोर्ट कर देता है जापान। तो जापान जो है यहाँ से कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। लार्ज कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ट्रेड, जापान जो है ये ग्लोबल ट्रेड का लार्ज कंट्रीब्यूटर है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें से बहुत ज्यादा ट्रेड जो है, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ ट्रेड कहाँ से हो रहा है, जापान से। इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO एंड UNO एंड G7 ग्रुप। अब जो जापान है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। जापान की बहुत अच्छी खासी पोजीशन है, जापान काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। साथ ही साथ G7 ग्रुप जो है, ग्लोबल 7 ग्रुप यानी टॉप 7 कंट्रीज जो हैं, इनका जो ग्रुप है उसमें भी जापान है। तो एक तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है जापान का। चैलेंजेस कौन से फेस करता है जापान? एजिंग पॉपुलेशन, अब ये बहुत सीरियस कंसर्न है। क्यों? क्योंकि जापान जो है वहां पे क्योंकि चिल्ड्रंस उतने नहीं है, उतने बच्चे नहीं है जितने बूढ़े हैं। अब अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स होंगे, यानी कि कमाने वाले कम है, वर्किंग पॉपुलेशन कम है, और जो बूढ़े हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, जो डिपेंड हैं इस वर्किंग पॉपुलेशन पे, अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल एक घर है जहां पे सिर्फ 2 पीपल अर्न करते हैं और ऐसे 5 मेंबर्स हैं जो डिपेंडेंट्स हैं। अब 5 लोग इन 2 जनों के इनकम पे डिपेंडेंट है, इन 2 जनों के ही इनकम से ये पूरा घर चलता है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 पीपल अर्निंग पॉपुलेशन के होते और सिर्फ 2 to 3 पीपल ही ऐसे होते जो डिपेंड हैं इन पे, तो घर काफी आसानी से चल सकता था, इवन सेविंग्स भी हम कर सकते थे फ्यूचर के लिए। तो
इन दोनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, जब डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो घर चलाने में मुश्किल आएगी, और वहीं पे जब डिपेंडेंट्स जो है उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, हम सेविंग्स भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जांपल्स ही हम देख सकते हैं नेशनल लेवल पे भी। अगर किसी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है और डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन यानी कि जिसमें हमारे जो चिल्ड्रंस हैं एंड ओवर एज पीपल जो हैं वो आ जाते हैं, अबव 60 एज के जो पीपल हैं वो, और जो बच्चे हैं वो सब आ जाते हैं डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो अर्न कर रही है, जो काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है और डिपेंडेंट्स कम है तो देश को चलाना आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी। लेकिन वहीं पे अगर डिपेंडेंट्स ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो इससे क्या होगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नेशन की ग्रोथ में। तो वही प्रॉब्लम अब जापान के साथ है। क्यों? क्योंकि जापान में बच्चे नहीं है उतने जितने बूढ़े हैं। अब जो आज की वर्किंग पॉपुलेशन है वो कभी ना कभी रिटायर होगी, यानी कि जो पॉपुलेशन है और बच्चे कम है, बच्चे कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चे हैं वो सिर्फ 10 हैं और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 20 है और ओवर एज पीपल जो हैं वो 30 हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें गलत केस देखने को मिल रहा है, नेगेटिव केस देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ 20 है एंड 30 + 10 40 पीपल जो है वो डिपेंडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें, ये 30 पीपल जो है ये बाद में इनकी डेथ हो जाएगी तो बाद में सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इन लोगों की डेथ होगी तो ये जो 20 हैं ये कभी ना कभी रिटायर होके ओल्ड एज में आएंगे, तो ओल्ड एज पीपल जो है वो 20 होंगे और जो अर्निंग पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, जो आज बच्चे हैं वो बड़े होके वर्किंग पॉपुलेशन में जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 10। तो अभी भी डिपेंडेंट ज्यादा है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है। तो ये केस देखने को मिलता है। जितने ज्यादा अगर बच्चे होंगे ज्यादा, यानी कि अगर जो चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो यानी कि हमारे फ्यूचर में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिससे नेशन को चलाने में, नेशन की ग्रोथ में काफी ज्यादा आसानी होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लेकिन जापान में क्या है, जापान में जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन बहुत कम है और इसकी वजह से जापान जो है उसकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, बच्चे और भी कम हैं। तो इसकी वजह से ये एक नेगेटिव रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे इन फ्यूचर जापान में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, जो ओवर एज पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम रह जाएगी। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। अब जापान जो है, क्योंकि ये एक छोटा सा नेशन है, आइलैंड नेशन है और साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए जापान को दूसरे नेशंस पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जापान को इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं दूसरे देशों से। तो इसकी वजह से जापान जो है, ये एक चैलेंज है जापान के लिए, एक नेगेटिव साइड है। क्यों? क्योंकि जापान के पास अगर रॉ मटेरियल्स होते तो सब कुछ मैनेज करना आसान हो जाता, लेकिन जापान को क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है रॉ मटेरियल्स को। तो वहां पे जापान का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, हम कह सकते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो उसे रॉ मटेरियल्स बाय करने के लिए पे करना पड़ता है जापान को। तो जापानीज इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में हमने आज के टॉपिक में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।